कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। एक दिन बाजार से दिया की माँ सामान खरीदकर वापस आ रही थी कि कॉलेज से वापस आते हुए अमर पर उनकी दृष्टि पड़ी। अमर अपनी ही धुन में कुछ सोचता हुआ चला जा रहा था। अमर को अपने से आगे निकलकर जाते देखकर उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, अमर। आवाज़ सुनकर अमर साइकिल से नीचे उतरा और दिया की माँ को देखकर उसने उनके पैर छुए। शिकायती लहजे में उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें हो क्या गया है? तुम पिछले लगभग 1 वर्ष से घर ही नहीं आए हो। क्या ये अच्छी बात है? अमर ने कहा, चाची मैं कुछ इस तरह, मुझे कुछ नहीं सुनना। अमर की बात काटते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें अभी मेरे साथ घर चलना होगा। कहकर अधिकार से उन्होंने अमर का हाथ पकड़ लिया। अमर चुपचाप चाची के साथ उनके घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर दिया की माँ ने घर का ताला खोला और अमर को लेकर अंदर चली आई। अमर की निगाहें बरबस ही दिया के कमरे की ओर उठ गईं और उसके मुंह से एक तेज ठंडी उछास निकल गई। चाची ने कहा, दिया कॉलेज से अभी आने ही वाली है, मैं इसीलिए बाजार से जल्दी चली आई। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, फिर हम बातें करेंगे। दिया की माँ किचन से चाय और बिस्किट लेकर आई और अमर को देकर बोली, बेटा तुमने दिया की ज़िंदगी बदल दी। अगर तुमने उसे नहीं पढ़ाया होता तो एक साधारण सी 2nd या 3rd डिवीज़न लाने वाली लड़की ही बनी रहती। तुम्हारे केवल कुछ ही दिन पढ़ाने के बाद उसमें पढ़ने की ऐसी लगन लग गई कि कक्षा 12 बोर्ड में और BA प्रथम वर्ष में उसने वह सफलताएं अर्जित की जो असाधारण की श्रेणी में आती है। इस सब के लिए मैं तुम्हारे हृदय से आभारी रहूँगी। अमर मन की पीड़ा को दबाकर मुस्कुराया और बोला, चाची मैंने तो उसके लिए शायद कुछ भी नहीं किया, पर दिया के कारण मेरी ज़िंदगी ज़रूर बदल गई। उसी ने चाहा था कि मैं सबसे अच्छे नंबर लाऊं और दिया के कहने से ही मैंने भी अपनी पढ़ाई के घंटे बढ़ा दिए। उसी का परिणाम है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दे पाया। बेटा लेकिन तुम आजकल घर क्यों नहीं आते? क्या हम लोगों से या दिया से कोई कड़वी बात हो गई है? तभी घर में दिया का कॉलेज से आना हुआ और चाची की बात का सिलसिला टूट गया। अमर को बैठा देखकर दिया उसकी ओर एकटक ही देखती रह गई। अमर ने पूछा, कैसी हो दिया? बस ठीक ही हूँ, आप कैसे हो? कहते हुए दिया की आंखें आंसुओं को बहने से रोकने के प्रयास में हल्की लाल हो गई। बस पढ़ाई के सहारे ज़िंदगी काट रही हूँ। गहरी सांस लेकर अमर बोला। अभी कॉलेज से घर को जा रहा था तो रास्ते में चाची जी ने आवाज़ देकर रोक लिया और हाथ पकड़कर अपने साथ ले आई। मैं तो बस जाने ही वाला था कि तुम आ गई। सफाई सी बात देता हुआ निरीह भाव से वो बोला, नहीं तुम अभी नहीं जाओगे, बैठे रहो अमर। दिया की माँ बोली। अमर की दशा प्यार का वादा तोड़ने वाले अपराधी सी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो दिया की नज़रों में गिर रहा हो। दिया को अमर की विवशता समझ में आ गई। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। वो बोली, कितने दिनों बाद आज तुम्हें देखा है, खूब अच्छा लगा आपको देखकर। BA के रिजल्ट में पोजीशन लाने के लिए बधाई हो अमर। हृदय के आनंद को खुलकर बिखेरते हुए दिया ने कहा, बधाई की पात्र तो तुम हो दिया। तुमने अपने वादे की गरिमा रखी और जी जान से मेहनत करके यूनिवर्सिटी में दूसरी पोजीशन लाई हो। मुझे तुम पर गर्व है। अमर के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। चाची ने कहा, अब तो तुम दोनों की पढ़ाई के चर्चे पूरे शहर में होते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि परीक्षा परिणाम का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। तभी पड़ोस के घर से दिया की माँ का बुलावा आ गया। उन्होंने अमर से कहा, मैं अभी आती हूँ बेटा, उनके घर पर कुछ बहुत ज़रूरी काम है। अमर ने कहा, ठीक है चाची जी, मैं भी अपने घर जाता हूँ। अमर का हाथ पकड़कर दिया बोली, अभी कहीं नहीं जाना है, इतने दिनों बाद दिखे हो, बैठ जाओ चुपचाप। अभी तो तुमसे ढेर सारी भी बातें ही करनी है। अमर हिम्मत से भरी दिया को देखता ही रह गया। चाची के जाने के बाद अमर की आंखों में झांकती हुई दिया बोली, अमर बहुत प्यार करते हो ना तुम मुझसे? मौन बैठे अमर की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें झलक आईं। आगे बढ़कर अमर की आंखों से आंसू पोंछकर अपने माथे पर लगाती दिया बोली, मेरे सिर्फ एक बार कहने से तुम 1 वर्ष तक ना तो इस गली से निकले और ना ही मुझे मिले। मैंने अच्छे अंकों के लिए कहा था, तुम तो यूनिवर्सिटी ही टॉप कर बैठे। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। कहते हुए उसने अमर को बाहों में भरकर माथे को चूम लिया। दिया के माथे की लट को
अपनी उंगली से उसके कान के पीछे करते हुए अमर उसके चेहरे को ऐसे देखता रहा जैसे आंखों से ही उसकी छवि को हमेशा के लिए मन में बसा लेना चाहता हो। उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर अमर ने कहा, तुमने कहा था कि हम प्यार में बर्बाद नहीं होंगे, हमारा प्यार ही हमारी शक्ति होगा। तभी तो तुम दोनों वर्ष अपने रिजल्ट में इतना बड़ा सुधार लाई हो। मुझे तो क्या, पूरे बासौदा को आज तुम पर गर्व है। कहते हुए वो उसकी आंखों में झांकता रहा। आज की दिया उसी कक्षा 12 वाली कमज़ोर दिया नहीं लग रही थी। दिया ने कहा, अमर, अब हम दोनों का ही जीवन हमारे अद्भुत प्यार ने बदल दिया है। पढ़ाई के शेष वर्षों तक हम दोनों इसी तरह से अपने कस्में वादे निभाते चले जाएंगे। अमर, मैं तुम्हारी बाहों में पिघलने लगी हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं, तुम चले जाओ अमर। मुझसे किए अपने वादों को याद रखना। अमर ने दिया को अपनी बाहों से आज़ाद किया। 2 घड़ी अपलक उसके चेहरे को देखता रहा और अपनी आंखों में आंसुओं को समेटे अपने घर चला गया। अमर फाइनल ईयर में आ गया। उसकी यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन ने उसे कॉलेज का हीरो और सेलिब्रिटी बना दिया। निकिता अमर की क्लासमेट है। बीए प्रथम वर्ष तक वो कॉलेज में सर्वाधिक अंक लाकर प्रथम रही थी। उसने अमर को एक औसत दर्जे का छात्र समझा था। इस कारण वह अमर से उतनी ही बात करती थी। निकिता अपने नाम के अनुरूप सुंदर भी थी। गौर वर्ण, अत्यधिक सुंदर मनमोहनी सूरत, छरेरा शरीर, किसी भी अंग पर तनिक भी फालतू मांस नहीं। नागिन सी लहराती चोटी, उच्च वर्गीय परिवार और परीक्षा का उत्तम परिणाम, इस सब ने उसे नक्सड़ी बना दिया था। उसे अपने कॉलेज में कोई भी ऐसा नहीं दिखता था जो उसके अनुरूप हो। बीए द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम ने उसे पहली बार एहसास दिलाया कि इस कॉलेज में कोई उससे भी बढ़कर है। उसने शायद पहली बार ढंग से अमर की तरफ अपने पूर्वाग्रह को अलग करके देखा। अब उसे उसकी शराफत, उसका सीधापन, भोला चेहरा, घुंघराले लंबे केस, माथे पर अनायास ही आ गिरती उसकी जुल्फें और सादगी तथा इन सब से भी अधिक उसके यूनिवर्सिटी में सर्वाधिक अंकों ने बहुत प्रभावित किया। इन सब तथ्यों ने निकिता की निगाहों में अमर को आज उससे श्रेष्ठ घोषित कर दिया। पिछले वर्ष निकिता की विद्वता के कारण अमर ने उससे कई बार बात करने की कोशिश की थी, पर निकिता ने उसे कोई लिफ्ट नहीं दी थी। उसने अमर की हर बात का संक्षिप्त जवाब देकर कठोरता से उससे दूरी बना ली थी और यही निकिता के लिहाज से उस समय सही भी था। पर अब बदली परिस्थिति में निकिता को कोई ऐसा मिला था जिसने उसके दर्प को चूर चूर करके अपनी ओर देखने को विवश कर दिया था। अब निकिता ने अमर से बात करना शुरू कर दिया। वो अपने लंच बॉक्स में अब अमर के लिए कुछ मिठाई या नमकीन रख लाती और उसे आग्रहपूर्वक खिलाती थी। अमर को भी अपने से हर तरह से श्रेष्ठ इस रूप सी लड़की से बात करके अत्यधिक खुशी और गर्व महसूस होता था। अमर पढ़ाई के पीरियड के अलावा निकिता के पास ही अक्सर आता। निकिता धीरे धीरे अमर के रंग में रंगने लगी। अमर निकिता को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था, जिससे वह शिक्षा और खेल कूद से लगाकर देश विदेश तथा राजनीति को भी बातें कर सकता था। निकिता ने भी अभी तक कभी प्यार तो किया नहीं था। अमर जिसे दोस्ती समझ रहा था, निकिता को वही सतरंगा प्यार नज़र आ रहा था। निकिता का ध्यान अब पढ़ाई में कम और अमर में ज़्यादा लग रहा था। अमर ने जब कभी मजाक या खेल खेल में उसकी कलाई या चोटी पकड़ी या उसको छुआ, निकिता को वही सब प्यार का अनकहा संदेश लगता। प्यार का इजहार ना तो कभी अमर ने किया, ना ही निकिता ने। निकिता अमर पर प्यार के कारण अपने अधिकार समझने लगी थी। अमर उसकी हर बात दोस्ती के कारण बिना नानुकूल लिए स्वीकार कर लेता था। यही बात निकिता को और विश्वास दिलाती कि अमर उससे बहुत प्यार करता है। एक बार कॉलेज का टूर 4 दिनों के लिए जयपुर, आगरा, फतेहपुर सीकरी के लिए गया। अमर और निकिता भी टूर में सम्मिलित थे। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अमर अपनी एहसासों की दुनिया से कुछ देर को बाहर निकलने के कारण खुश था, पर निकिता अपने प्यार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का अवसर मानकर टूर को लेकर उत्साहित थी। अमर के मन में एक हुक सी उठी कि काश इस टूर में दिया भी उसके साथ होती, पर अंत में उसने इस हकीकत को स्वीकार कर लिया कि ये एक असंभव सा ख्वाब है। नियत तिथि को जयपुर मेल से शाम 4:30 बजे पर सभी लोग अपने प्रोफेसर्स के साथ जयपुर के लिए भोपाल से रवाना हुए। बासौदा से वो सभी बस द्वारा भोपाल आ गए थे। निकिता को इस तरह की अपने दोस्तों के साथ रहने की स्वतंत्रता पहली बार ही मिली थी।
अमर के साथ इस स्वच्छंद वातावरण में उसके पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आनंद तो अमर को भी बहुत आ रहा था। अंताक्षरी पिकनिक और टूर का एक अभिन्न अंग होता है, इसलिए दोस्तों ने इकट्ठा होकर ट्रेन में ही अंताक्षरी शुरू कर दी। अमर एक टीम में था तो निकिता दूसरी टीम में थी। दोनों आमने सामने बैठे थे। गीत तो बहाना था, असली बात मौज मस्ती थी और मिलजुल कर ग्रुप में गाना था। पर निकिता के लिए तो मानो अपने दिल की सारी बातें अमर से कहने का ये एक सुनहरा मौका था। निकिता की फिल्मी गीतों पर बहुत अच्छी पकड़ थी। जैसे ही निकिता के ग्रुप का हा से गाने का चांस आया, निकिता ने अमर की ओर देखते हुए मधुर कंठ से गाया, हम तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। निकिता मन ही मन ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वो यही शब्द अमर से एकांत में कह रही हो। इसी कारण ये गीत गाते हुए उसकी आवाज़ में एक प्यारी सी कशिश थी। अमर का ग्रुप जब तक ना से गाने का सोचता कि मध्यम स्वर में अमर गुनगुना उठा, ना ना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, ना ना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे। निकिता को ऐसा लगा जैसे ये पंक्तियाँ अमर ने केवल उसी के लिए ही गाई है था। अच्छा से गाना कोई आसान काम नहीं था। सामने वाली टीम मुश्किल में पड़ गई थी, हार निश्चित नज़र आ रही थी। तभी निकिता ने गाना शुरू कर दिया, ठाड़े रहियो बाके यार रे, मैं तो कराऊँ 16 सिंगार रे, ठाड़े रहियो बाके यार रे। गाते समय उसकी निगाहें भाव विभोर होकर अमर पर ही केंद्रित थी। आज अमर भी मानो पूरे रंग में था। दूसरे स्टूडेंट्स कुछ गाते इसके पहले ही वो आलाप लेकर गा उठा, रुत है मिलन की साथी मेरे यारे, आ मुझे ले चल बाहों के सहारे, बागों में खेतों में नदियाँ किनारे। निकिता को ये सुनकर ऐसा लगा जैसे अमर उसे प्यार का आह्वान दे रहा हो। वो ख्यालों में ही हीरोइन बनकर अमर को अपना हीरो मानकर प्रेम की दुनिया में खो गई। तभी प्रोफेसर शुक्ला ने आकर कहा, चलो पहले सब लोग दिनार करेंगे। और सब दिनार करने उठ गए। खाना खाते समय अभी निकिता की निगाहें अमर पर ही केंद्रित थी और वह बार बार अमर से बात करने के और उसे छूने के बहाने खोज रही थी। अमर को भी इस तरीके का वातावरण पहली बार मिला था। अन्य छात्रों की तरह वो भी 7वें आसमान पर उड़ रहा था। भोजन समाप्त करके सभी लोग अपनी अपनी बर्थ पर लेट गए। अमर के सामने के बर्थ पर निकिता लेटी हुई थी। अमर कुछ देर तक निकिता को देखता रहा और उसकी तुलना दिया से करता रहा। कुछ पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने दिया ही लेटी हो। दिया की यादों में खोया हुआ अमर कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। निकिता सोते हुए अमर को बहुत देर तक कुछ इस अंदाज में देखती रही जैसे मैं उसे अपनी नज़रों में खोलकर हमेशा के लिए दिल में उतार रही हो। अमर की भोली सादा मुस्कुराती हुई सूरत को देखते हुए और अपने ख्यालों में अमर के साथ भावी जीवन की खिचड़ी पकाती हुई निकिता भी नींद के आगोश में चली गई। रात को अमर की नींद खुल गई। उसे बाथरूम तक जाना था। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अस्त व्यस्त सी निकिता भी बेसुध होकर उसके सामने की बर्थ पर सो रही थी। उसका दुपट्टा अपनी जगह से अलग जा गिरा था। सांसों की ले पर उसका उठता गिरता वक्षस्थल काफ़ी हद तक उसके कपड़ों के बाहर झांक रहा था। अमर ने एक पल को ये सब देखा और इसके बाद निकिता के पैरों के पास रखी चादर को उसे इस तरह से उड़ा दिया कि अनजाने में भी दोबारा किसी को भी वो दृश्य ना दिखे। अमर स्नेह से अपनी सखी को देखते हुए अपनी बर्थ पर जाकर सो गया। अमर जब निकिता को चादर उड़ा रहा था तो निकिता की नींद खुल गई, पर वो बिना हिले डुले चुपचाप लेटी रही। उसे लग रहा था कि अमर शायद उसे छुए या प्यार करे, पर अमर चुपचाप अपनी बर्थ पर जाकर लेट गया। निकिता को अमर की इस बुज़दिली पर खींच तो आई, पर वह चुप ही रही। निकिता सोए हुए अपने प्रीतम को काफ़ी देर तक निहारती रही और फिर उसकी आंख लग गई। सुबह सबसे पहले निकिता ही जागी, क्योंकि वो हमेशा सुबह जल्दी जगकर पढ़ाई करने की अभ्यस्त थी। सभी लोग गहरी नींद में थे। उसे सोते हुए अमर पर बड़ा प्यार आया। उसने अपनी उंगलियां अमर के चेहरे पर फिराते हुए उसके बालों को प्यार से सहलाने लगी। अमर को नींद में ऐसा लगा जैसे उसकी दिया ही उसके सपने में ये सब कर रही है। उसने सपने में ही निकिता का हाथ पकड़ा और कसकर अपने सीने से लगा लिया। निकिता कुछ घबरा गई और शर्माते हुए उसने हौले से अपना हाथ अमर का हाथ से निकाला और बाथरूम चली गई। सुबह जब सब लोग जागे और ब्रश आदि करके फ्रेश हुए तो ट्रेन में ही नाश्ता सप्लाई किया गया। बड़ी अधिकार से निकिता ने अपने लिए और अमर के लिए ब्रेड
जैम, बटर और कटलेट लिए, जबकि बाकी लोगों ने समोसा, आलू पराठा आदि लिया। उसने अपने हाथ से ब्रेड, बटर और जैम चाय के साथ सजाकर इस तरह से अमर को पेश किया जैसे वो ये नाश्ता अपने किसी बहुत खास को दे रही हो। अमर उसकी आंखों में झांकता, उसे बातें करते हुए उसके साथ नाश्ता करता रहा। अमर को निकिता के साथ गुजरा हर पल स्वर्गीय सुख को अनुभूति दे रहा था। उसके जीवन में आज तक उसे इतना स्नेह, मान सम्मान और दुलार कभी भी नहीं मिला था, और वो सब भी उसे अपनी सखी और सबसे दुलारी निकिता से, जिससे 2 बातें करने के लिए कॉलेज के सभी छात्र तरसते थे। जयपुर में सभी छात्र यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में रुके, लड़के ग्राउंड फ्लोर के कमरों में और लड़कियां मिसेज मल्होत्रा मैडम के साथ फर्स्ट फ्लोर पर रुकी थी। सभी फ्रेश होकर जयपुर फोर्ट देखने के लिए चल दिए। अमर की आंखें निकिता को खोज रही थी। निकिता सबसे आखिरी में अपने कमरे से निकली। अमर को अपना इंतज़ार करते देखकर उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। वो सीधे अमर के पास आई। अमर ने कहा, तुम नहीं थी तो कितना बुरा लग रहा था निकिता। मैं तो बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। चलो, सभी लोग आगे निकल गए हैं। निकिता ने आगे बढ़कर अमर का हाथ थाम लिया और वह लोग ट्रिप वाली रिजर्व बस की तरफ चल पड़े। अमर और निकिता कभी एक दूसरे के इतने पास पहले नहीं थे। निकिता का उन्मुक्त और खुला व्यवहार तथा उसका अमर का हाथ पकड़ना अमर को एक नई सनसनी और एक नई उत्तेजना दे रहा था। उसकी निगाहें निकिता के चेहरे पर और उसके शरीर पर ही चिपकी हुई थी। निकिता और अमर आसपास वाली सीट पर बैठे थे और दोनों टूर के बाकी लोगों से बेखबर बेसिर पैर की बातें करने में लगे हुए थे। छोटी छोटी बात पर दोनों की हंसी छूट जाती थी। शायद खुशी के पलों में ऐसा ही होता है। जब भी किसी से प्यार होता है और प्रियतम साथ हो तो खिंचावों में भी बहारों का सा एहसास होता है। हजारों कमियों में भी जिंदगी रंगीन सी लगती है और धरती पर चलते हुए भी आकाश में उड़ने का एहसास होता है। शायद यही सब निकिता के साथ भी हो रहा था। टूरिस्ट बस जयपुर के किले पहुंची और वहां पर इन सबको उतार दिया। टीम मैनेजर ने एक गाइड को हायर कर लिया था। वह गाइड उनको जयपुर के किले और राजमहल का पूरा वृत्तांत बताता जा रहा था। राजमहल के वैभव के वर्णन को सुनकर निकिता को ऐसा लग रहा था जैसे वह इस महल की राजकुमारी रही हो और अमर उसका शहजादा। निकिता अमर के साथ उस हिस्से में जा पहुंची मुगले आजम की प्यार किया तो डरना क्या गाने की शूटिंग हुई थी। शीश महल में हजारों शीशे लगे हुए थे। निकिता को वो गाना ध्यान आ गया और वह मधुबाला के स्टाइल में बेसुसी होकर गाने लगी और उसी तरह गोल चक्कर लेकर नाचने लगी। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, इश्क में जीना इश्क में मरना, और हमें अब करना क्या, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से तो बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अमर भौचक और बेस्मृत सा होकर उसे देखता रहा। नाचते नाचते वो अमर के नज़दीक आई और गिरते हुए अमर की बाहों में समा गई। अमर को लगा कि वो नाचते नाचते गिरने वाली है, इसलिए उसने उसे अपने बाजू में समेट लिया। निकिता ने गहरी आंखों से अमर की आंखों में झांका और उसके होठ कुछ कहने को थरथराए। तभी टूर के अन्य सदस्य प्रोफेसर के साथ आते दिखे और निकिता अमर की बाहों से छिटक कर अलग हो गई। अमर को निकिता की नज़दीकियाँ स्वर्गिक सुख की अनुभूति दे रही थी और निकिता तो अमर के साथ जैसे छोटी नासमझ अल्लड़ लड़की बन गई थी। निकिता अपने सपनों के संसार में बेखबर खोई हुई थी, जहाँ सिर्फ वो थी और अमर था, और शेष कुछ था तो उनकी छेड़खानी। यही वर्जित संसार अब निकिता का कोकून बना चुका था। दिन भर सभी सदस्य जयपुर के किले में गाइड के साथ घूमते रहे। निकिता जानबूझकर सबसे पीछे रह जाती और अमर अगर अन्य लड़कों के साथ आगे निकल जाता तो वे किसी न किसी बहाने से ये इशारे से अपने पास बुला लेती। शाम हो चुकी थी। दिन भर घूमते घूमते निकिता अब सच में थक चुकी थी और अमर अब उसे अपनी बाहों का सहारा देकर अपने साथ लिए टीम के पीछे पीछे चल रहा था। निकिता बार बार अपना सिर अमर के कंधे पर टिका देती और अमर उसे प्यार से हौले से कभी सिर पर कभी उसके चेहरे या गालों पर सहला देता था। देर शाम सभी थके मांदे लोग गेस्ट हाउस पहुँचे। अनिच्छा से निकिता ने अमर से विदा ली और अपने कमरे में चली गई। सुबह होने को थी। प्राची में लालिमा अपना रंग बिखेरना शुरू कर चुकी थी। गेस्ट हाउस के परिसर में लगे मौली श्री शीशम, सप्तपर्णी और गुलमोहर के वृक्ष हवा के झोंकों में झूमकर साय साय के साथ एक संगीत भरी थिरकन फिजाओं में घोल रहे थे। चिड़ियों का कलरव
मन को एक अनोखा सुकून सा दे रहा था। अपनी जल्दी जागने की आदत के कारण निकिता भोर होने के पहले ही जग गई थी। खिड़की से बाहर झांकने पर उसे भोर का विहंगम दृश्य आमंत्रण देता सा लगा। वो नाइट गाउन उतारकर मॉर्निंग वॉक के ट्राउजर्स टॉप पहनकर अपने खुले बाल लहराती नीचे चली आई। इन कपड़ों में वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। उसने अमर के कमरे के बाहर से उसे आवाज़ लगाई। अमर अभी भी नींद के आगोश में था, पर उसका दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। थोड़ा सा धक्का लगाने से ही वो खुल गया। निकिता सीधे अमर के कमरे में गई और सोते हुए अमर को बालों में उंगलियां फिराकर जगा दिया। निकिता को सुबह सुबह अपने ऊपर झुका हुआ देखकर अमर का चेहरा खिल उठा। वो बोला, आज मेरा शायद ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है। सुबह सुबह चांद को इतने करीब से देखा है। आज शायद मेरी कोई बड़ी लॉटरी लगने वाली है। उसका हाथ पकड़कर बाहर को खींचती निकिता बोली, सुबह से मस्का मत लगाओ, चलो बाहर देखो तो कितना खूबसूरत मौसम है। अमर शायराना अंदाज में बोला, मौसम इसलिए इतना खूबसूरत है क्योंकि इस चमन की दीदावर यहाँ जलवा अफरोज हो चुकी हैं। निकिता ने शर्माकर अमर के चेहरे से नज़रें हटा ली और दूसरी तरफ देखते हुए बोली, सुबह सुबह बड़े शायराना मूड में लग रहे हैं जनाब। यूं ही बातें करते दोनों गेस्ट हाउस के बाहर बनी चाय की गुमटी पर चाय पीने चले गए। चाय के कुल्हड़ हाथ में थामे दोनों गुलमोहर के पेड़ के नीचे चले आए। सुर्ख अंगारों से दहकते फूलों से सजे गुलमोहर को देखकर निकिता ने कहा, अमर, ये हमारे टूर के सुनहरे दिन कितनी जल्दी बीतते जा रहे हैं। काश ये समय की सुई यहीं रुक जाए और हम ऐसे ही दुनिया को भूलकर एक दूजे के साथ बने रहें। गहरी ठंडी सांस लेकर अमर ने कहा, समय भला कब किसी के लिए रुका है। ये तो बस आता है और चलता ही जाता है। कभी हमें एक दूजे के पास आने का मौका देता है और किसी भी पल हमें एक दूजे से हमेशा के लिए दूर कर देता है। शायद यही जीवन है। अमर, जिन्हें मन अपना मान लेता है उनके बिना रहने में कितना कष्ट होता होगा। मैं यही सोचकर काँप जाती हूँ। कहते हुए उसने अमर की बाजू थाम ली। दिया की यादें आंखों में लिए अमर बोला, ऐसी स्थिति में ना तो जीना ही अच्छा लगता है और ना ही मौत आकर सुकून देती है। निकिता ये सोच कर कि ये अमर उसके बारे में ही कह रहा है, वो अति रोमांचित हो गई। अमर ने उसे स्नेह जताते हुए अपने बाजुओं में एक सच्चे दोस्त की तरह समेट लिया। अमर के प्यार में गुम निकिता प्यार से उसकी बाहों में आंखें बंद करके सिमट आई और अमर ने हल्के हाथ से उसके सिर को स्नेह से दुलार दिया। तब तक अन्य लड़के लड़कियों का समूह भी चाय पीने के लिए आ गया। वे दोनों उन सब से बातें करते रहे और फिर नहाने और नित्य क्रम के लिए सभी अपने अपने कमरे में चले गए। 9 बजे तक सब लोग अपना सामान पैक करके आगरा जाने के लिए निकले। बस में निकिता को पीछे की सीट मिली और अमर को आगे की तरफ उसके दोस्तों ने खींचकर अपने साथ बिठा लिया। निकिता अमर के इस व्यवहार से खींच गई। लगभग 2 घंटे बाद बस एक जगह नाश्ते के लिए रुकी। सभी लोग बस से उतर आए। निकिता ने नीचे खड़े अमर का गुस्से से हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ अपनी सीट पर ले आई और बोली, तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे अपने यारों के साथ जा बैठे? क्या तुम्हें मेरे बिना रहना ज़्यादा अच्छा लगता है? अमर ने निकिता का हाथ थामते हुए कहा, निकिता, तुम मेरी सबसे अच्छी सखी हो, मेरी प्यारी दोस्त। तुमसे दूर रहकर तुम ही कहो मुझे कैसा अच्छा लग सकता है। वो लोग मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ खींच ले गए तो इसमें मेरा क्या कसूर? निकिता के चेहरे पर तसल्ली के भाव आ गए। वो बोली, इतनी देर तुम्हारे बिना रहना मुझे बहुत बुरा लगता है अमर। ये टूर का समय तो वैसे भी कितनी जल्दी जल्दी निकला जा रहा है। हाँ, काश ये समय थोड़ा रुक सकता, अमर बोला। बस चलने को थी। सभी लोग बस में बैठे और आगरा की ओर रवाना हो गए। आगरा की सरहद पर आते ही निकिता ने अमर का हाथ अपने दोनों हाथों के बीच जकड़ लिया और बोली, लो, हम अमर प्रेम की बस्ती में आ गए। इसे प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तुम्हारा स्वागत है अमर। अमर को दिया की चोरों की याद आ गई और उसने अपनी मित्र निकिता का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, धन्यवाद सखी। आनंद विभोर होकर निकिता अमर से पूरी तरह चिपक कर बैठ गई। दोपहर 2 बजे सभी लोग आगरा का किला देखने के लिए गए। हालांकि धूप तेज थी, फिर भी एक टूरिस्ट गाइड को लेकर पूरा ग्रुप किले में घूमने लगा। टूरिस्ट गाइड अपने अंदाज में किले के कोने कोने से जुड़ी दिलचस्प कहानियां सुनाता जा रहा था। निकिता अमर के साथ जानबूझकर पीछे रह गई और वह दोनों अपनी ही बातों में खोए रहे।
एक जगह अचानक ही निकिता के पैर में ठोकर लग गई। निकिता एकदम से नीचे गिरती इसके पहले ही अमर ने अपने बाजू फैला दिए और वह कटी पतंग सी अमर की बाहों में झूल गई। गिरते हुए उसका समस्त अग्रभाग अमर के वक्ष स्थल से टकराते हुए गुजरा। दो कुंवारे बदन जब इस तरह टकराए तो दोनों के शरीरों में सनसनी सी दौड़ गई। 1 मिनट को तो अमर टकटकी लगाए अपनी बाहों में झूलती निकिता को देखता रहा और वहीं अपने अस्त व्यस्त शरीर दिखाते कपड़ों में निकिता का मन अमर की बाहों से उठने का ही नहीं कर रहा था। बाहों में झूलते हुए उसने कहा, अमर, जब भी मैं गिरने लगूं तब तुम इसी तरह मुझे अपनी बाहों में संभालते रहना। उसकी झील सी गहरी आंखों में डूबा अमर कुछ भी नहीं बोल सका। अमर अपनी बाहों में निकिता का जवान जिस्म थामे हुए था। अमर के मन में कुछ हो रहा था। उसे बड़ी तीव्रता से दिया की याद आ रही थी और इसी यादों के आवेश में अमर ने अपनी प्रेमिका दिया समझकर निकिता को बाहों में कसकर जकड़ लिया। निकिता अमर की बाहों में मदहोश होकर सिमट कर रह गई। अमर को जब होश आया कि चारों तरफ के लोग उनको घूर घूर कर देख रहे हैं तो उसे झट से निकिता को छोड़ दिया और अपनी नजरें झुका ली। निकिता ने इसे अमर का अपने लिए प्रेम प्रदर्शन माना और उसके मन में अमर के ऊपर अपना एक छत्र आधिपत्य मानकर प्रसन्न हो गई। आगरा के किले में घूमने के बाद सभी लोग के लिए चले गए, ताजमहल देखने के लिए चले गए। उज्ज्वल संगमरमर के तुम अजूबे को देखकर निकिता ने आंखों में अनेक सपने सजा लिए। निकिता को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो खुद मुमताज महल और अमर शाहजहां हो। प्यार के अतिरेक को हृदय में उल्लास भरे निकिता हमसे अमर के साथ ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो वो अमर की नवब्याहता हो। अमर को निकिता का इस तरीके से चिपक कर चलना थोड़ा सा असहज लग रहा था। ताजमहल के मुख्य गुंबद के अंदर प्रवेश करते हुए निकिता ने अमर से कहा, अमर, यही वो जगह है जहाँ मेरे मन में जो कुछ है उसे मुझे तुम्हारे सामने प्रकट कर देना चाहिए। अमर, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ और अब तुम्हारे बिना रहना मेरे बस में नहीं है। अमर निकिता के मुंह से ये सुनकर हक्का बक्का सा रह गया। 2 पल खामोश रहने के बाद वो बोला, निकिता, होश में आओ। मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ मगर मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में पहले से ही एक लड़की आ चुकी है। उसका नाम है दिया सक्सेना। ये दिया का ही जादू है कि मैं एक साधारण से 2nd डिवीज़न वाले इंसान से यूनिवर्सिटी का टॉपर बन पाया हूँ। मैंने तुम्हें तो हमेशा अपनी अंतरंग सखी सहेली ही समझा है मगर मेरा प्यार तो दिया सक्सेना ही है। ये सब सुनकर निकिता सन्न सी होकर खड़ी रह गई। निकिता को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे भूकंप के कारण पूरी धरती हिल रही हो और आकाश में चारों ओर धमाके के साथ बिजलियां गिर रही हो। उसे वहीं जोर से चक्कर आ गया और वह नीचे गिरती इससे पहले ही अमर ने उसे अपनी बाजुओं में समेट लिया। थोड़ा संभलने पर कातर स्वर में निकिता बोली, अमर, मैंने तो तुमसे यही मांगा था कि मैं जब भी गिरने लगूं तो तुम मेरा सहारा बनना और तुम मुझे हमेशा अपने बाजुओं में समेट लेना, पर तुमने तो, कहकर वो जोर से सिसक उठी और उसके आंखों से दिल के टूटने से उत्पन्न झंझावतों के कारण आंसुओं की धारा बह निकली। अमर निकिता को दोस्त की तरह दिलो जान से चाहता था पर वो प्यार तो जुनून की हद तक सिर्फ और सिर्फ दिया से ही करता था। दिया एक बार कहने मात्र से उसने अपने जीवन की रूपरेखा ही बदल ली थी। अमर को ये पता लगने के बाद कि निजी तौर से निकिता उसे दोस्त की हद से आगे बढ़कर प्रेमिका की तरह दिलो जान से चाहती है, उसे सांत्वना देने में भी हिचकिचा रहा था। अमर को निकिता की दशा देखकर कलेजा मुंह को आ रहा था। एक पल पहले तक जो हंसती खेलती और अमर पर दिलो जान लुटाने वाली निकिता थी, अब वो रंजो गम में डूबी हुई एक जिंदा लाश की तरह नजर आ रही थी। प्यार में दिल टूटने का गम केवल वही जान सकता है जो प्रकृति की क्रूर नियति के कारण अपना प्यार खो चुका हो। निकिता के पास ना अब कुछ कहने को था और ना ही कुछ सुनने को। उसे अमर के द्वारा कहे गए सांत्वना के शब्द और ग्रुप के अन्य सदस्यों द्वारा कही गई सारी बातें निरर्थक सुर के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी। ना उसका अब ताज को देखने का मन था और ना ही फतेहपुर सीकरी में कुछ सीखने का। शाम को सब लोग आगरा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जा पहुँचे। निकिता चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया हो। सुबह सभी लोग फतेहपुर सीकरी के लिए निकले। अमर ने निकिता को जगाया भी और साथ लेकर बस में भी उसी के पास बैठा, पर अब निकिता की ज़िंदगी में मानो सिर्फ घोर अंधकार ही
अंधकार रह गया था। अमर के पास बैठकर भी वो ना तो उसे छू रही थी, ना ही उसके कंधे पर अपना सिर टिकाया। बस से उतरकर वो खामोशी से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जाकर बैठ गई और मौन स्वर में उनसे अपने प्यार की बर्बादी की शिकायत करती रही। वह अन्य लोगों के साथ साथ फतेहपुर सीकरी के महल को देखने को भी नहीं गई और उसके साथ अमर भी वहीं बैठा रहा। वो भी फतेहपुर सीकरी देखने को नहीं गया। शाम को ट्रेन से टूर की वापसी हुई और अगले सुबह वो सभी लोग भोपाल आ गए। भोपाल स्टेशन पर उतरकर निकिता उदास निगाहों से सारे प्लेटफार्म को देखने लगी। अमर निकिता की हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुखी था। वो निकिता को हाथ लगाता तो निकिता धीरे से बिना बात किए उसका हाथ परे कर देती थी। उसकी निगाहें बिना कहे ही बहुत सारी शिकायतें अमर से करती रहती थी। निकिता ने यद्यपि अपने मुँह से तो कुछ भी नहीं कहा था, पर उसकी निगाहें अमर से लगातार चीख चीख कर कह रही थी कि जब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुमने मुझे बाहों में क्यों लिया, मुझसे प्यार भरी मीठी मीठी बातें क्यों की, जब मैं तुम्हारी ओर लगातार आकृष्ट हो रही थी तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो ना, तो फिर अपने दोस्त को एक बेसहारे की तरह मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। जाओ, नहीं तो मैं तुमसे नहीं बोलूँगी, मैं तुमसे कभी नहीं बोलूँगी। मेरी ज़िंदगी में अब एक जलता हुआ झोपड़ा बनकर ही रह गया है। निष्ठुर, तुम्हारी चाहत ने मुझे कहीं का न छोड़ा। अमर को अब अपनी गलती समझ में आ रही थी। उसे लग रहा था कि उसे नारी और पुरुष के बीच की मैत्री में जो एक महीन लाइन है, बारीक सी इस लाइन को उसे कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए था। उसे निकिता को बार बार छूना नहीं था। ऐसे अल्फाज नहीं बोलने थे जो दोस्ती से आगे निकलकर प्यार तक जाते हैं। उसे अपनी बाहों में दिया समझकर करके नहीं जकड़ना था। उस रोज़ सुबह जब निकिता उसके कमरे में उसके ऊपर झुककर उसे जगा रही थी, तब उसे दोस्ती की हद से आगे जाकर इस तरह के संवाद नहीं बोलने थे जिससे ये जाहिर होता है कि वो निकिता को बहुत प्यार करता है। निकिता ने उसकी दोस्ती को कब अपने प्रति असीम प्यार समझ लिया उसे खुद भी नहीं पता चल रहा था, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। तीर हाथ से छूट चुका था और उसकी परम मित्र निकिता को उसके द्वारा जीवित रहते हुए भी बद हो गया था। निकिता ने एक बार भी अमर से कोई शिकायत नहीं की, ना ही वो हमारे से झगड़ी और ना ही उसने उसके ऊपर कोई दोषारोपण किया। वो तो सिर्फ अपनी तकदीर को ही कोस रही थी कि उसे प्यार का मधुर अमृत मिलते मिलते जुदाई का कड़वा जहर क्यों मिला। सभी लोग बस से भोपाल से गंज बासौदा के लिए रवाना हो गए। अमर हर पल निकिता के पास ही था, पर निकिता तो जैसे एकदम निर्जीव हो गई थी और इस सब के लिए अमर अपने आप को निश्चित तौर पर दोषी मानकर अत्यंत दुखी था। निकिता उसके पास होकर भी मानो हमेशा के लिए उससे दूर हो गई थी। हंसते खिलखिलाते रहने वाली प्यारी सी जादुई गुड़िया अब सिर्फ दर्द की प्रतिमूर्ति बनकर रह गई थी। बासौदा पहुंचने के बाद अमर ने निकिता का सामान उठाया और उसके साथ उसके घर की तरफ चल दिया। उसे घर छोड़कर अमर बहुत दुखी मन से अपने घर चला गया। अमर इस घटना से इतना ज़्यादा व्यथित हो गया था कि उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। इसी बेजारी में उसके कदम दिया के घर की ओर उठ गए। दिया के घर पहुंचकर उसने दिया की माँ के पैर छुए और फिर वो खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। दिया अपने कमरे में पड़ रही थी। अमर की आवाज़ सुनकर वो तुरंत बाहर आई और उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान झलक आई। उसने देखा कि अमर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ उदास सा बैठा था। उसने आज तक अमर को कभी भी इतना उदास नहीं देखा था। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि अमर को इस वक्त उसकी नितांत आवश्यकता है। उसने अमर से कहा, अमर, इतने दिनों बाद आए हो, मुझे इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है। मेरे कमरे में आओ, मुझे ये टॉपिक ठीक से समझा दो। अमर चुपचाप उसके पीछे उसके कमरे में चला गया। कमरे में आते ही अमर का चेहरा अपने हाथों में लेकर दिया ने पूछा, मुझे बताओ क्या बात है। निश्चय ही तुम किसी बड़ी उलझन में पड़ गए हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए बेहिचक मुझे सारी बात बताओ। अपने प्यार का सहारा पाकर अमर की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और सिसकते हुए उसने सारा किस्सा दिया को सुना दिया। दिया ने सारी घटना जान लेने के बाद अमर के माथे को अपने दोनों हाथों से लेकर चूम लिया और बोली, अमर, निश्चय ही तुमसे अनजाने में ही एक बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसे चाह कर भी सुधारा नहीं जा सकता, पर ईश्वर से हम प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि वो निकिता को इस असहनीय यंत्रणा से बाहर निकालने में उसकी मदद करें। ध्यान रखना कि तुम निकिता के दोस्त हो, एक सच्चे दोस्त। उसे इस मुसीबत से बाहर निकालने में तुम्हें अवश्य मदद करनी पड़ेगी।
इसी बीच दिया की मम्मी चाय लेकर आ गई। दिया और अमर ने बात बदल दी और पढ़ाई की बातें करने लगे। चाची भी वहीं बैठ गई और बात पढ़ाई से हटकर फिर से दिशाहीन तरीके से चलने लगी। चाय पीने के बाद अमर वापस अपने घर चला आया। उसके मन में थोड़ी शांति थी और उसे अपने दायित्व का भी बोध हो गया था कि उसने अपने मित्र निकिता को इस दारुण दुख से बाहर निकालने का कोई रास्ता खोजना पड़ेगा और हमेशा उसके साथ रहकर एक सच्चे मित्र की तरह उसकी मदद करनी होगी। अगले रोज सुबह से ही अमर कॉलेज की दिनचर्या में व्यस्त हो गया। नहा धोकर और तैयार होकर समय से पहले ही वो कॉलेज की तरफ निकल पड़ा। कॉलेज पहुंचकर उसकी निगाहें निकिता को खोज रही थी, पर शायद आज पहली बार ऐसा हुआ कि बाकी सब लोग तो कॉलेज गए थे पर निकिता कॉलेज नहीं आई थी। प्रोफेसर दिवाकर का पीरियड शुरू हो चुका था। आज अमर का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके ख्यालों में सिर्फ निकिता ही घूम रही थी। जब उसका मन उसे परेशान करने लगा तो फिर उससे क्लास में नहीं बैठा गया। उसने अपनी क्लास छोड़ दी और बाहर आ गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि निकिता ने कोई भी क्लास मिस करी हो। अमर को स्पष्ट समझ में आ रहा था कि ये उसके द्वारा की हुई भूल का ही परिणाम है कि निकिता अब अवसाद और विघटन की राह पर चलने पर उतारू हो गई है। अमर कुछ देर तक तो क्लास के बाहर खड़ा रहा, पर इसके बाद उसका मन नहीं माना और वो पैदल ही निकिता के घर की तरफ चल पड़ा। निकिता के घर पहुंचकर उसने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। निकिता की माताजी बाहर आई और बोली, कहिए क्या काम है, किससे मिलना है? आज पहली बार अमर उनके घर पर आया था, इसलिए वह उसे पहचानती नहीं थी। अमर ने कहा, माताजी मैं अमर हूँ, निकिता का क्लासमेट। आज निकिता कॉलेज नहीं आई थी, इसलिए मैं उससे मिलने यहाँ चला आया। उसके सर्वोत्कृष्ट रिजल्ट के कारण अमर के चर्चे अक्सर निकिता के घर में भी होते रहते थे, इसलिए निकिता की माँ ने उसे पहचान लिया और उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और निकिता को बुलाने को उसके बेडरूम में चली गई। सारी रात जागने से निकिता की आंखें लाल हो रही थी। अस्त व्यस्त कपड़ों में और बिखरे हुए बालों के साथ निकिता ड्राइंग रूम में चली गई। अमर को देखते ही उसकी आंखों से अनजाने ही आंसुओं की बूंदें बहकर उसके गालों पर चली आई। अमर ने बड़े उदास स्वर में निकिता से कहा, निकिता इतने सालों में आज पहली बार तुम कॉलेज नहीं आई। मैं भी इसलिए कॉलेज में बैठा नहीं रह सका और सीधा तुम्हारे घर चला आया। अपने आप को संभालो निकिता और मेरे साथ कॉलेज चलो। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाने के कारण लाल हो गई। आज निकिता से पहली बार अमर ने हाथ जोड़कर कुछ मांगा था। निकिता ने सर हिलाकर कॉलेज जाने की सहमति दी और 10 मिनट में कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर वो ड्राइंग रूम में आ गई। तब तक निकिता की माँ अमर को चाय नाश्ता करवा चुकी थी और उससे उनके टूर की और कॉलेज की ढेर सारी बातें करती रही थी। रास्ते में अमर और निकिता चुपचाप चले जा रहे थे। हिम्मत जुटाकर अमर बोला, निकिता अनजाने में मुझसे जो भूल हो गई है उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तुम मेरी सर्वश्रेष्ठ दोस्त हो। अनजाने में ही सही, पर मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दे दिया है। इसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता। निकिता ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों से अश्रुधार बह चली। अमर ने निकिता की तरफ देखते हुए अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछे और बोला, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ निकिता। मुझे तुम जो भी सज़ा देना चाहो मंजूर होगी, पर मैं हर सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, पर मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। निकिता की आंखों से और तेज अश्रुधारा बहने लगी और हिचकियाँ बंध गईं। अमर बोला, मेरे अपराध की शायद यही सज़ा है कि मैं आज ही बेतवा नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूँ। बिलखते हुए निकिता ने अमर के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अब चुप भी हो जाओ अमर। ये सज़ा तुम्हारे लिए होगी या ये कहकर तुम मुझे सबसे बड़ी सज़ा दे रहे हो। मैं तुम्हें देख कर ही जीवन के शेष दिन गुजार लूँगी। अब कभी अपने आप को सज़ा देने की बात मत करना। घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, गम साथ में करे थे वही साथ हो लिए। अमर ने निकिता के हाथ अपने हाथ में थाम लिया और अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछते हुए उसका माथा चूम लिया। कॉलेज अटेंड करने के बाद अमर निकिता को छोड़ने के लिए उसके साथ उसके घर तक आया। घर के दरवाजे पर छोड़कर वापस कॉलेज चला आया और अपनी साइकिल उठाकर बड़े उदास मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में विचारों का बवंडर सा उठ रहा था। उसे स्पष्ट समझ में आ रहा था कि अब शायद निकिता उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएगी जिस तरीके से वो पहले कर रही थी। इससे उसकी डिवीज़न भी प्रभावित होगी और उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के सपने भी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। इसी उलझन में वो दिया के कॉलेज की तरफ चल पड़ा।
ये आज पहली बार था जब अमर दिया के कॉलेज जा पहुंचा। तभी दिया के कॉलेज की भी छुट्टी हुई। अपनी क्लास से बाहर निकल कर दिया जैसे ही स्कूल गेट पर पहुंची, उसे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। उसके सपनों का राजकुमार उसकी राह निहारता हुआ उसके कॉलेज के गेट पर खड़ा था। जैसा कि हर लड़की का सपना होता है कि उसका प्रेमी, उसके सपनों का राजकुमार कॉलेज की गेट पर अपनी पलकी बिछाए उसका इस्तकबाल करता मिले। दिया का यही सपना आज पूरा हो गया था। इसी कारण आज उसकी कामनाएं उम्मीदों के नए पंख लगाकर उसे आकाश में उड़ाए दे रही थी। अमर ने मुस्कुराकर दिया का वेलकम किया और बोला, दिया, मैं आज पहली बार तुम्हारे कॉलेज तक चला आया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात ज़रूरी करनी थी। मैं बहुत बड़ी उलझन में फंसा हूँ। यदि उचित समझो तो मुझे कुछ समय दो। दिया ने कहा, ये तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा यहाँ तक आना बेवजह नहीं हो सकता है। चलो आज हम लोग पहली बार बेतवा के तट पर एक साथ घूमेंगे। वहीं पर तुम मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम बता देना, जिसका समाधान हम दोनों मिलकर निश्चित तौर पर कर ही लेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। यहाँ से बेतवा नदी ज़्यादा दूर भी तो नहीं है। चलो आज उधर ही चलते हैं। कहते हुए वे दोनों बेतवा की तरफ चल पड़े। एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले वे बेतवा की बहती हुई धारा के साथ साथ चलने लगे। दिया बोली, अब बताओ क्या है तुम्हारी परेशानी? गहरी सांस लेते हुए अमर ने कहा, निकिता की मानसिक हालत बहुत ख़राब है। वो आज सारी रात रोती रही, सोई भी नहीं और आज पहली बार वो कॉलेज पढ़ने भी नहीं आई। दिया के चेहरे पर हवा के झोंके से उड़कर आई हुई लट को संभालते हुए अमर ने कहा, मैं आज उसके घर भी गया था और उसे किसी तरह से मना कर कॉलेज ले आया, पर कॉलेज में भी एक भी लेक्चर उसने ध्यान से नहीं सुना और ना ही कुछ अपनी कॉपी में नोट किया। बस वो एक जिंदा लाश सी अपनी कुर्सी पर बैठी हुई शून्य में ताकती रही। यदि उसका यही हाल रहा तो निश्चित तौर पर उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मुझे यही चिंता खाए जा रही है, मैं क्या करूं दिया? प्यार का गम हजारों मौत से भी बदतर होता है। मैं तो यही सोचकर कांप जाती हूँ, कहीं ऐसा मेरे साथ हो गया होता तो मैं तो मर ही गई होती। ये कहते हुए उसने अपना सर अमर के कंधे पर टिका लिया और अमर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे प्यार से अपने पास खींच लिया। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।